हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, उस वीडियो में दैट इज़ पार्ट 2 जो वीडियो बना था उसमें हमने किया था प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले 4 क्वेश्चंस। आज जो है हम लोग लेसन ख़त्म कर रहे हैं, विच मीन्स पार्ट 3 जो है हमारे फर्स्ट लेसन का आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5th क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है वो क्वेश्चन आपका कॉपी करके रख दिया है। और देखिए क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने एक यहाँ पे इस तरफ जो है रे ड्रॉ करके रखी हुई है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो रे है दिख रही है हमें पूरी। इसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ आर पी। तो देखा जाए तो ये है मेरी आर पी रे यहाँ से यहाँ तक, और हमें उसके ऑपोजिट रेज को मार्क करना है। तो या तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर एस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। इवन आर टी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो आर पी जो था मतलब यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ की जा रहा है, मतलब कि दैट इज़ ऑन द राइट साइड। तो इनके ऑपोजिट क्या होंगे, तो ये होंगे ऑपोजिट इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो होगा या तो रे आर से एस की तरफ या फिर रे आर से टी की तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिए कि रे जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पहले दिया होता है अल्फ़ाबेट, और उससे वो जाता है दूसरी तरफ मतलब कि पी की तरफ। इसलिए रे का एरो देखिए मेरा राइट साइड की तरफ है। जो मैंने आर लिखा था वो एक्चुअली राइट साइड था, तो दिस इज़ ऑन द राइट साइड। सो व्हाट विल बी दैट द ऑपोजिट ऑफ राइट, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। द एरो शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है राइट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं इसी तरीके से। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पी क्यू एंड आर पी। तो भाई इंटरसेक्शन सेट मतलब कि हम लोग जो पिछले टाइम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, तो वो हम लोग पहले लेसन एल्जेब्रा में बात कर रहे थे, दैट वाज ऑन सेट्स। तो पी क्यू और ये रहा पी क्यू, इस तरीके से यहाँ पे पी क्यू है और दूसरा क्या है यहाँ पे है आर पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर पी को ऐसे भी ले सकता हूँ। तो इंटरसेक्शन सेट क्या दिख सकता है आपको, आर से पी, पी से आगे भी जा सकती है रे। तो रे अगर आगे जाती है तो उसमें इंटरसेक्शन सेट क्या है, तो वो है मेरा पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रे पी क्यू। ठीक है, रे आर पी जो है वो इसको आगे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ये याद रखना है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा पी क्यू और द सेट है पी क्यू। थर्ड क्या है, चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों ने बहुत कचरा कर दिया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये हो गया साफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द यूनियन सेट ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। थर्ड क्वेश्चन, यूनियन सेट ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो ये रहा पी क्यू और ये रहा क्यू से लेके आर तक का। तो यहाँ पे क्या है यूनियन सेट, यूनियन सेट तो होगा क्यू आर, क्योंकि क्यू से आर में ही पी क्यू आता है। तो यूनियन सेट हो गया हमारा आर ए क्यू आर, क्योंकि क्यू आर में पी क्यू पहले से ही इंक्लूडेड है और यूनियन में तो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इसका मतलब है क्यू आर जो है वो बड़ा रे है, विच मीन्स जिसके अंदर पी क्यू आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। स्टेट द रेज विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर किसका सबसेट है, तो क्यू आर जो है वो हम लोग देख सकते हैं क्यू आर खुद का सबसेट भी हो सकता है ना। तो क्यू आर जो है वो किसका सबसेट है, तो क्यू आर है खुद का सबसेट। स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। तो सेम आंसर लिख दीजिए, या तो वो क्यू आर हो सकता है या फिर वो आर क्यू हो सकता है, खुद का ही सबसेट होता है वो। राइट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज विद कॉमन एंड आर। तो आर से कोई भी आप रे लिख लीजिए यार, बहुत इजी है ये। आर पी आर एस कॉमन एंड होना चाहिए।
आर टी हो सकता है, आर एस हो सकता है, आर क्यू हो सकता है, सारे के सारे लिख दिए मैंने। तो सिक्स्थ सेकेंड लास्ट इसका कर रहे हैं हम लोग। राइट एनी टू रेज विथ कॉमन पॉइंट एंड एस, एस से होना चाहिए, एंड पॉइंट एस होना चाहिए। तो एस से जो भी आता है, एस आर, एस पी, एस क्यू, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड एस टी। तो एस पी और एस टी का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा? तो वो होगा, क्या बोला है उन्होंने? पॉइंट बोला है। तो हम लोग पॉइंट ढूंढेंगे। तो पॉइंट क्या आ सकता है एस पी और एस टी का? एस पॉइंट है उसका आंसर। पॉइंट एस इज द इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट वो है उन दोनों के बीच में। एस पी और एस टी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एस से लेके यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ऑपोजिट है। दोनों के बीच का पॉइंट इंटरसेक्शन का कौन है? तो वो तो भाई सिर्फ एस है। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट एस। इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट, आज का जो फर्स्ट था एक्चुअली वो था प्रैक्टिस सेट 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, वो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही है। नंबर लाइन दिखते नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सीधे सीधे। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से भाई कौन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है वो लिखने पड़ेंगे। बी से देखते हैं, अगर मैं जंप करता हूँ दो जगह पर तो ये यहाँ पे दिखता है ए, और यहाँ से दो जगह पर जंप करूँगा तो पॉइंट्स कौन से ए एंड सी। और उसके बाद में मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ये, और फिर उसके बाद में 1 2 3 4। तो P और D जो है वो है पॉइंट्स P एंड D, वो भी वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। जब अगर मैं बी का कर सकता हूँ तो आप लोग क्यू का क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्यू का शायद आंसर छोटा हो, ऐसा हो सकता है, बट आप चेक कर लीजिए। यहाँ से एक डिस्टेंस पे ये यू है और उसके बाद में यहाँ पे एक यूनिट के डिस्टेंस पे एल है। तो इक्वी डिस्टेंट पता करना है, मतलब यहाँ से एक यूनिट तो यहाँ से भी एक यूनिट होना चाहिए दोनों तरफ से। वैसे यहाँ पे 2 यूनिट का है तो यहाँ से आप 2 यूनिट निकलेंगे तो आपको पी और आर दिखेगा। यही 2 हैं, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इधर आप जा ही नहीं सकते। फिर इक्वी डिस्टेंट का नाम अच्छे से याद रखिए। तो सेकंड वाला जो है आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस u कॉमा वी। u से लेके v तक का डिस्टेंस हमें करना है फाइंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस u कॉमा वी। तो पहले हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो पॉजिटिव नंबर v है 5। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 5 माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर -5। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 5 + 5 आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट के डिस्टेंस पे जो है वो खड़ा है हमारा u और v एक दूसरे से। ऐसे ही आपको बाकी के जो है ये 3 कर लें। आई होप आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस पहले भी किए, उसी तरीके से आपको ये भी अटेम्प्ट करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उनके कॉन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कि किसी तरीके का प्रूफ जिसकी कोई एक स्टेटमेंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या है। इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और इसी का कॉन्वर्स मतलब इसका जो है ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहले क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है बता दिया था, लेकिन यहाँ पर अभी कॉन्वर्स में हम लोग लिखेंगे कि भाई अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलैटरल के परपेंडिकुलर है तो वो रोम्बस है। यहाँ पे बोला था कि वो रोम्बस है तो परपेंडिकुलर है, कॉन्वर्स में हम लोग उसका उल्टा बोल देते हैं कि भाई डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो रोम्बस है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे कि स्टेटमेंट मतलब सीधा साधा बताया जाता है और उसका कॉन्वर्स जो होता है वो होता है हमारे लिए उसका ऑपोजिट, सिंपल भाषा में।
और अब सबसे अलग चीज़ करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम लोग थियोरम्स करने वाले हैं हम लोग। और थियोरम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे थियोरम में एक स्टेटमेंट दिया हुआ, ऑपोजिट एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। तो मैं ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ करके बता रहा हूँ। हालांकि आपके लिए ये जो कंसेप्ट था ये एकदम नया कंसेप्ट है। थियोरम को करना है आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपने आज से पहले कभी भी नहीं किए, तो प्रूफ जो है वो देखिए कि किस तरीके से किया जाता है। क्या बोला गया था, द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, सॉरी फॉर्म्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, आर ऑफ इक्वल मेजर्स। इसी तरीके का स्टेटमेंट था। तो आपको करना क्या है, थियोरम में सबसे पहले आपको लिखना होता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। सीक्वेंस याद रखिएगा हमेशा। स्टेटमेंट लिखते ही आपको लिखना, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी ए बी और उसके बाद में थी मेरे पास में सी और फिर डी, ठीक है, बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। फिर उसके बाद आप हमेशा लिखिए गिवन क्या क्या चीज़ें। मैं लिख देता हूँ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। जो चीज़ें लिखी हुई है वो लिख दीजिए, दिख रही है जो चीज़ें वो लिख देते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। चलिए एक चीज़ हो गई। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, तो उन्होंने जैसा बोला था स्टेटमेंट के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूफ करने हैं। तो एंगल ए ओ सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंड इसी तरीके से दूसरा एंगल भी होगा हमारे पास में। भाई यही एक ऑपोजिट थोड़ी, ये दोनों भी तो है। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें बता दी। स्टेटमेंट होना चाहिए सबसे पहले सीक्वेंस में, डायग्राम होना चाहिए आपका, गिवन लिखना चाहिए आपको टाइम पे, थर्ड पॉइंट। उसके बाद टू प्रूव होना चाहिए, और फिर होना चाहिए आपका एक्चुअल प्रूफ, जहाँ पे आप लोग सारी चीज़ों को प्रूफ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रूफ किस तरीके से करना है ये देखिए। तो देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें से सिर्फ एक ही लाइन लेता हूँ। समझ लीजिए सी और डी मैंने लाइन ले ली, और उसके बीच में भाई ये जो ए था वो बीच में इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा था। तो आपको दो एंगल्स दिखेंगे। जो एक्चुअल फिगर था हमारा उसके दो एंगल्स जो थे वो था ये, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास एक ऑरेंज कलर में भी तो था इस साइड, वो था ये, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ये देखते ही देखते आपको पता चल जाएगा कि भाई सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, 180 डिग्री की। और इसके अंदर दो एंगल्स मिलते हैं आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वो क्यों है, क्योंकि ये दोनों मिला के बनती है लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर बनाते हैं दोनों के दोनों मिलके। तो ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। अब इसी लाइन के जो है भाई देखते हैं दूसरी तरफ। वो है हमारा दूसरी लाइन ले लेते हैं। चलिए दूसरी लाइन है मेरी ए बी, और उसके साथ में भी ऐसा ही कुछ आपको दिखेंगे नज़ारे। और यहाँ पर भी आप वही सेम चीज़ लिखोगे। ए ओ डी जो है वो है प्लस करने के बाद बी ओ डी के साथ 180 डिग्री, क्योंकि वो भी बनता है एक लीनियर पेयर। भाई अगर
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट साइड देखते हो तो वो दोनों इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इनकी लेफ़्ट साइड भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग जो लेफ़्ट साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल लिख देते हैं। तो मैं दोनों लिख देता हूँ भाई, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। और इसमें दोनों जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और फाइनल आंसर आता है ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, जो कि हमें शुरुआत में यहाँ पे दिख रहा था आपको। ये जो हमने प्रूफ किया था ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, जो हमें चाहिए था प्रूफ में। तो देखिए ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी आ गया। और इसकी वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि सिमिलरली जो है हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जो ऊपर हमने लिखा था टू प्रूफ के अंदर, वो था ए ओ डी और बी ओ सी। सिमिलरली ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से करने होते हैं हमें प्रूफ्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं। तो ये एक प्रूफ जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 10th स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत सारी थियरम्स आएंगी। इनडायरेक्ट प्रूफ में जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाता है, या फिर उनको इस तरीके से प्रूव किया जाता है कि भाई अजम्पशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द अजम्पशन पी इज़ नॉट ऑड इज़ फॉल्स। तो जो भी आप चीज़ें प्रूव करेंगे तो वो फॉल्स होनी चाहिए प्रूफ में, तब जाके स्टेटमेंट जो है हमारा राइट आता है। तो इसलिए उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ हम लोग ज़्यादातर सॉल्व नहीं करते, इसीलिए हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। और हम डायरेक्टली आ रहे हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.3। और मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ मेरे नोट पे कॉपी। जो भी दिया होगा क्वेश्चन हमारा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। जूम कर लेते थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ़ और देन के फॉर्म में लिखना है भाई। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसको लिखना है हमें इफ़ और देन के फॉर्म में। तो भाई पैरेललोग्राम तो है बोला गया है, तो मैं लिखता हूँ चलिए इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, parallelogram, then opposite angles are congruent और इक्वल, जो भी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स बनाने। सेकंड का भी कुछ इसी तरीके से होगा, सॉल्व तो नहीं करके बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ मैं डिक्टेट कर देता हूँ इसको। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या लिखोगे, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन देयर डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से आप लोग ये लिखोगे, इफ़ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन द सेगमेंट जॉइनिंग। बाकी का स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। यहाँ पे लगाना है इफ़ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस इतना ही स्टेटमेंट है। इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम शुरुआत में। तो चलिए, आपको आई थिंक ये आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आई होप। तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आई थिंक कुछ इसी तरीके का है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि भाई इसके कॉन्वर्स लिखने हैं। मतलब कि आपको जो है इफ़ और देन के फॉर्म में तो लिखना ही है, लेकिन इसको ऑपोजिट फॉर्म में लिखना है। कॉन्वर्स का मतलब ये होता है, जैसा कि उन्होंने दिया है ऑल्टरनेट एंगल्स फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको उल्टा कैसे लिखोगे, तो इसको उल्टा लिखने के लिए आपको लिख लेना पड़ेगा इफ और देन का सहारा। तो लिखोगे इफ ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे क्या बोला था, फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस। हमें अब लिखना पड़ेगा कि भाई वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल है।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ ऑल्टरनेट, याद रखिए ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट करने वाला हूँ, बाकी के 2 आपको करने हैं। इफ़ ऑल्टरनेट एंगल्स made by or formed by made by 2 lines and its transversal or and their transversal are equal or the congruent, then the lines are parallel। ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को, इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट जो है कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। सेकंड आपको मैं आंसर बताता हूँ कि जैसा कि उन्होंने बोला है कि पेयर दिया हुआ है, इफ़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पहले ही पैरेलल बोल देते हैं, लास्ट में पैरेलल बोला है बट हम लोग शुरुआत में पैरेलल बोलेंगे। देन वाले को इफ़ में लाना है आपको। इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, इफ़ 2 लाइंस आर पैरेलल और इफ़ 2 पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal, the interior angles so formed are supplementary। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपके लिए। इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal then the interior angles so formed are supplementary। and what is the last answer? If the diagonals of a quadrilateral are congruent, इसका आंसर है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट बोला है, तो मैं बोलता हूँ इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा इधर लास्ट में, इफ़ देन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ये कुछ ज़्यादा हम लोगों ने इसमें सॉल्विंग की नहीं है। स्टेटमेंट के आंसर्स तो शायद आपको पीछे टेक्स्ट बुक से भी देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज का लेसन जो है वो पूरा ख़त्म कर लिया है। देखा जाए तो लेसन बहुत बड़ा था, हम लोगों ने इसलिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंटिन्यूसली आप जो है वो इन वीडियोस को यूट्यूब पे देख सकते हो। यही इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है और शायद आप भूल गए हो तो आप वीडियो को वापस देखिए और उसमें से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखते देखते आप उसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कुछ कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो आपके 9th स्टैंडर्ड के दोस्त हैं। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशंस पे मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।